हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं विस्कस अकेडमी। जो इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग है नए राजवंशों का उदय, एक्चुअली होता क्या है कि 7वीं सदी आते आते 7वीं सदी मेरे कहने का मतलब है 601 से शुरू होती है 7वीं सदी। तो 7वीं सदी आते आते जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप था, यहाँ क्या होता है, यहाँ विभिन्न भागों में जो बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार थे वो अस्तित्व में आ जाते हैं। अब इनके अस्तित्व में आने से होता क्या है, जो राजा थे उन्हें भय सताने लगता है। भय ये कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो सरदार हैं वो राज्य पे कब्जा कर लें। तो अब राजाओं के मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं जो है ये योद्धा सरदार उनके राज्य पे कब्जा न कर लें। तो इसके लिए वो एक बड़ी ही कूटनीतिक तरीके से एक नई योजना बनाते हैं। उस योजना में क्या होता है, इनका ये मतलब उद्देश्य रहता है कि इन सरदारों को किसी भी प्रकार राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए। अब कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए यह योजना बनती है। राजा लोग ये कहते हैं कि इन्हें अपना सामंत बनाते हैं। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे सभी राज्य हैं वो ऐसे योद्धा सरदारों को अपने सामंत बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे एक हमें जो वर्ड मिला सामंत, अब हम पहले ये समझेंगे कि सामंत मतलब क्या होता है और सामंती व्यवस्था क्या थी। तो सामंती व्यवस्था ये थी कि जो राज्य के अंतर्गत जो बड़े बड़े सरदार थे, जिनके अंदर 2, 3, 4 गांव आते थे, उनके अंदर 200, 100, 200, 400, 500 जैसा भी उनका कबीला था, उस हिसाब से उनके पास सैनिक थे। तो अब राजा क्या करता था, राजा उनको अपने अंतर्गत रखता था, उन्हें सामंत बुलाया जाता था। अब मान लीजिए कि किसी राज्य पे कोई बाहरी आक्रमण होता है, तो उस स्थिति में राजा अपने सामंत को कहता था कि आप अपनी सेना लेके आइए और राज्य की रक्षा करिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप हमसे ये पूछेंगे कि सर, तो इससे सामंतों को क्या मिलता था। तो इसमें होता क्या था कि वैसे मान लीजिए किसी सामंत के पास 500 सैनिक हैं। अब उनका जिस सेना का रख रखाव का खर्च क्या है, सैनिकों को वेतन भी देना पड़ता था। तो अब ये कहाँ से आता था, तो जो राजा होते थे वो कोई एक ऐसी भूमि, जैसे राजा जो है कर वसूलते थे, तो कोई ऐसी भूमि जो है राजा उस सामंत को दे देते थे, जिससे जितना कर मिलता था वह उस सामंत के खर्चे को फुलफिल कर देता था। इससे सामंत को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, उसका भी खर्चा चलता था और उसे भी फायदा होता था, और राजा को अतिरिक्त सेना का भार भी नहीं उठाना पड़ता था। और दूसरी चीज, राजा के ऊपर जो यह खतरा मंडराता रहता था हमेशा कि कहीं ये सामंत अटैक न कर दें, अब वो भी दूर हो गया था। तो यहाँ हमने समझा सामंती व्यवस्था के बारे में। अब हम आगे समझते हैं। अब देखिए, ऐसे ही कुछ ऐसे राजवंश, जैसे जो सामंती व्यवस्था थी ये तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे अगर मजबूत होता चला जा रहा है, तो क्या वो सिर्फ सामंत बन के ही खुश रह पाएगा। कभी तो ऐसा समय आएगा कि जब उसके लोग ही कहें कि सरदार अब समय आ गया है कि आप राजा बनिए। क्योंकि बात तो अच्छी है कि आप सामंत हो, लेकिन आप हो तो सामंत ही, राजा तो हो नहीं। और जब आपके पास शक्ति आ जाती है तो आपको उसके लिए एक वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है वहाँ पे। तो इसी वर्चस्व की लड़ाई के दौरान शुरुआत में राष्ट्रकूट जो है वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ठीक है, जो राष्ट्रकूट थे वो जो कर्नाटक के चालुक्य वंश था उसके अधीनस्थ थे। लेकिन जब 8वीं सदी आती है, 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट के जो प्रधान थे दंतीदुर्ग, उनके साथ भी यही होता है। उनके जो करीबी लोग रहते हैं वो यह कहते हैं कि सरदार अब समय आ गया है कि अब चालुक्यों को हरा करके हम अपने राष्ट्रकूट राजवंश की जो है नींव रखें। तो राष्ट्रकूट के जो सरदार आप बोलिए या प्रधान बोलिए, जो दंतीदुर्ग रहते हैं,
वो अपने चालुक्य स्वामी जो रहते हैं, मतलब चालुक्य जो राजा रहते हैं, उनकी अधीनता से इनकार कर देते हैं और युद्ध होता है। और उस युद्ध में जो है वो राष्ट्रकूट जीत जाते हैं और वहाँ से शुरू होता है राष्ट्रकूट वंश का उदय। तो एक चीज़ तो ये समझ गई कि राष्ट्रकूट वंश प्रारंभ में कहाँ था? कर्नाटक में था। अब इसी प्रकार एक और वंश का उदय होता है जिसे हम गुज्जर प्रतिहार वंश बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं गुज्जर प्रतिहारास, और राष्ट्रकूट को राष्ट्रकूटास। अब गुज्जर प्रतिहार जो थे वो प्रारंभ में जो है ब्राह्मण थे, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, इनका भी उदय होता है। इनकी भी जो है कबीले में या इनके भी सानिध्य में योद्धा आते हैं। तो अब जब योद्धा आएंगे इनका भी वर्चस्व बढ़ेगा, तो बात फिर वही होगी कि वर्चस्व की लड़ाई। तो इन्होंने भी अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। और उसके बाद जो है राजस्थान के इलाके में, जैसे राजस्थान हो गया, कुछ भाग गुजरात का हो गया, वहाँ पे क्या करते हैं, यह अपने एक वंश गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ से हमें तीन चीज़ें समझ में आई कि 7वीं सदी आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में जो योद्धा सरदार थे, जो पहले कुछ कबीले पे नियंत्रण करते थे, उनको राज्यों ने, मतलब जो उस समय स्थापित राज्य थे उसके अंतर्गत राजाओं ने इन्हें अपना सामंत बनाया। जैसे जैसे ये शक्तिशाली होते गए, इनके अंदर फिर इन्होंने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी और जिसके ये सामंत थे उसी को इन्होंने हरा करके एक अपने राष्ट्रवंश की स्थापना की। इसमें पहला आता है राष्ट्रकूट वंश, जिसने कर्नाटक में अपने वंश की स्थापना की चालुक्यों को हरा करके। दूसरा आता है गुज्जर प्रतिहार, जिन्होंने राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में अपने वंश की स्थापना की। अब इस मैप में आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूटा जिसे बोलते हैं, इनकी राजधानी थी मान्यखेट। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो आपको मैप दिख रहा है इसमें कर्नाटका और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का आपको दिख रहा हो। तो मेनली जो राष्ट्रकूटास थे या राष्ट्रकूट थे वो इसी जगह पे स्थापित थे। फिर हमने बात की थी कि गुज्जर प्रतिहार वंश की, तो गुज्जर प्रतिहारास भी जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ये धीरे धीरे फिर इन्होंने कैप्चर किया, बट मेनली ये राजस्थान और कुछ हिस्सा गुजरात का अपने अंदर, मतलब इसमें इन्होंने अपने वंश की स्थापना की। तीसरा एक और वंश था जिसे हम पाल वंश या पालास कहते हैं। ये काफ़ी पुराना वंश था, ये सामंती व्यवस्था से उदय नहीं हुआ था इनका, ये काफ़ी पुराना वंश था और ये मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में था। तो यहाँ हमने 3 वंश की बात की, राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और पाल वंश की। अब हम दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है राज्यों में प्रशासन, नए राज्यों में प्रशासन। अब देखिए, जैसे जैसे राज्यों का उदय हो रहा था, तो जैसे हमारे घर में भी आप देखिए कि अगर पापा पैसा कमा के ना लाएं, या कोई भी जो भी अर्निंग कर रहा है आपके घर में, अगर वो पैसा ना आए तो क्या घर सुचारू रूप से चल पाएगा? क्या आपकी फीस दे पाई जाएगी? क्या आप जिस मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं क्या आप वो खरीद पाते? क्या आप नेट रिचार्ज करा पाते? नहीं हो पाता। तो हर चीज़ का सुचारू रूप से, हर चीज़ को चलने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक बड़े राज्य को चलाने के लिए भी राजाओं को धन की आवश्यकता थी। अब यह धन कैसे इकट्ठा किया जाए? तो राजाओं ने कहा कि जो हमारे नागरिक हैं, अब नागरिकों में जैसे किसान हैं, पशुपालक हैं, कारीगर हैं, व्यवसायी हैं, इनसे हम इनकी आय का कुछ हिस्सा लेंगे और उसे हम कर या लगान के रूप में लेंगे। अब देखिए, यहाँ 2 चीज़ें आपको दिखी, एक कर और एक लगान। है तो दोनों एक चीज़, लेकिन इसको अलग अलग कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि वर्ड तो 2 है, तो आपको दोनों समझना पड़ेगा। देखिए, कर का मतलब होता है टैक्स, लगान भी एक प्रकार का टैक्स है। लेकिन अब आप कहेंगे सर तो फिर अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि कर मतलब टैक्स जो होता था वो लिया जाता था मुख्यतः व्यवसायियों से। जो व्यवसायी होता है वह व्यापार करता है तो धन इकट्ठा करता है, तो उस धन का कुछ हिस्सा वह राज्य को देता था कर के रूप में। लेकिन जो किसान है वह व्यापार तो नहीं कर रहा है, वह तो खेती कर रहा है। तो अब जब किसान खेती कर रहा है, मान लीजिए किसी किसान के पास एक भूमि का खंड है, उस पर उसने खेती करके, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 100 बोरा गेहूं उगाया। तो जब वो 100 बोरा गेहूं उगाएगा तो
तो जो राज्य है उसके जो राजा हैं वो उससे कहेंगे कि भाई आप इस 100 बोरे में से 10 बोरा आप हमें लगान दीजिए, इसके बदले में मैं आपको सुरक्षा दूंगा। तो क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का कर ही है, लेकिन चूंकि किसान पैसा नहीं दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, तो वो उसे लगान के रूप में लेते थे। तो आपको यहां से यह समझ में आया कि नए राज्यों में प्रशासन के लिए जो धन की आवश्यकता थी राजाओं को, वह उन्होंने अपने ही नागरिकों से कर एवं लगान के रूप में वसूल करके उसकी पूर्ति की थी। अब तीसरा टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी में, धन के लिए युद्ध। अब ये क्या है, धन के लिए युद्ध? तो धन के लिए युद्ध जो है, इस टॉपिक को समझने के लिए आप ये समझिए कि जो राजा थे वो नए राज्यों पर कब्जा, धन और अपने राज्य का क्षेत्र विस्तार करने हेतु क्या करते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि राष्ट्रकूट वंश ने अपने आप को कर्नाटक में स्थापित किया, तो क्या राष्ट्रकूट वंश जैसे जैसे शक्तिशाली होगा वो अपने क्षेत्र विस्तार के बारे में नहीं सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा। तो अगर वह क्षेत्र विस्तार के बारे में सोच रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसे धन भी चाहिए। तो धन के लिए भी युद्ध होते थे, और क्षेत्र विस्तार जो होता था वो एक्चुअली वो धन के लिए ही होता था। तो ऐसे में अब हम ये समझते हैं कि धन के लिए युद्ध जो है वो कैसे कैसे हुए। इसके पहले एक बड़ा ही जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र था जिसे गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कन्नौज जो था, आप बड़ा ही पुराना आपने जो है क्लास 6 में पढ़ा होगा, कन्नौज में हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन एक बड़ा ही प्रतापी राजा था और कन्नौज एक बहुत ही समृद्धशाली नगर था। अच्छा, समृद्ध इस वजह से भी था क्योंकि यह जो है कन्नौज जो है, इसकी जो भूमि थी, मतलब इस क्षेत्र की जो भूमि थी, बड़ी उपजाऊ भूमि थी। तो यहाँ पे जो है जो भी जो है किसान खेती करता था उससे बड़ी अच्छी ही फसल होती थी। तो मुख्यतः जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज धीरे धीरे जो है अपने विघटन में आने लगा। तो जब कन्नौज जो है वो जब वीक होने लगा, तो जो उस समय 3 मेन वंश थे, एक तो गुज्जर प्रतिहार थे, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा पाल वंश। इन तीनों शासकों ने सोचा कि यार हम कन्नौज पे कब्जा कर लें। अच्छा, अब तीनों जब सोच रहे कब्जा कर लें तो क्या होता था कि कन्नौज पे कब्जा करने के लिए इन तीनों में लड़ाई हुई, और ये तीनों आपस में कई साल तक लड़े। और चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो अगर आपसे पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो कन्नौज पे कब्जा करने के लिए जो है वो गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन तीनों के बीच हुए लड़ाई को ही हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है, मतलब इसी में धन के लिए युद्ध। अब इसमें हम बात करते हैं भारत से बाहर की। अब जब हम भारत से बाहर की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के गजनी में एक बड़ा ही क्रूर और बहुत ही शक्तिशाली सुल्तान जो है रहा करता था, जिसका नाम था सुल्तान महमूद। इसी को हम महमूद गजनी भी बोलते हैं। इसने जो है 1997 से लेकर 1030 तक शासन किया, और अपने नियंत्रण का विस्तार जो इसने वो मध्य एशिया के भागों, ईरान और काफ़ी हद तक जो है अफगानिस्तान से इराक तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और जितने भी साल इसने शासन किया, इसने हर साल लगभग हर साल भारत पर हमला किया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर भारत पर हमला इसने क्यों किया? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं धन के लिए युद्ध, तो जाहिर सी बात है कि इसके भी युद्ध जो अटैक का कारण होगा वो पैसा ही होगा। तो इसने मेनली जो मतलब टारगेट किया था वो भारत के मंदिरों को किया था, क्योंकि उस समय भारत के मंदिर जो है बड़े ही समृद्धशाली थे। और कहा जाता है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और जो इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे था। अब आप कहेंगे सर क्यों सोमनाथ मंदिर, क्यों? क्योंकि उस समय सोमनाथ मंदिर जो है वो बड़ा ही
प्रसिद्ध और बहुत ही समृद्ध मंदिर था। वहाँ पे जो है सोना चांदी ये बहुत था, तो इसने उसको टारगेट किया। तो यहाँ हमने समझा कि धन के लिए युद्ध में भारत के बाहर के राजाओं ने भी भारत पे युद्ध किए हैं, भारत पे अटैक किए हैं, जिसमें से पहला राजा जो है वो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद था। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि सुल्तान महमूद जो था वो अपने द्वारा जो जीते गए राज्य था या जीते गए लोग थे उनके बारे में बड़ा क्यूरियस था, उनके बारे में जानना चाहता था कि भाई ये लोग कैसे हैं, इनकी संस्कृति कैसी है। तो उनके बारे में जानने के लिए या उनके बारे में लिखने के लिए इसने एक विद्वान को जो है नियुक्त किया जिसका नाम था अल-बरूनी। ठीक है, और इसने इसे कहा कि तुम जो है, मैं जितने भी राज्यों को फतेह करता हूं उनके बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में तुम लिखो, इतिहास बनाओ, जैसे आगे चल कर के लोग जाने कि मैंने किस किस जो है किस किस राज्य पर अधिकार किया या किसको अटैक किया। अब अल-बरूनी ने किताब लिखी, तो अब जो है आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा या आपसे कोई पूछ दे कि भाई अल-बरूनी ने जो किताब लिखी उसका क्या नाम था। तो अल-बरूनी ने जो किताब लिखी उसका नाम था किताब उल हिंद या किताब अल हिंद। ठीक है, तो यहाँ हमने समझा महमूद गजनी के बारे में, कैसे जो है सुल्तान महमूद या महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किए और उसने उसको जो है एक किताब में अपने एक विद्वान के थ्रू उसको एक किताब में जो है उसे किताब लिखवाई जिसे किताब उल हिंद या किताब अल हिंद कहते हैं, उसको लिखा अल-बरूनी ने। अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट में दिख रहा होगा ये मैप, यहाँ पे लिखा हुआ है गजनबी एम्पायर। तो ये आप देखिए मुख्यतः जो है ये भारत के लाहौर वाला हिस्सा या कुछ गुजरात राजस्थान वाला, फिर अफगानिस्तान, इराक, मतलब यहाँ तक इसका पूरा फैला हुआ था। और यहाँ आप जो देख रहे हैं फोटो, यही है महमूद गजनी। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में कि अल-बरूनी नाम का इतिहासकार ने जो किताब लिखी किताब उल हिंद, यह भारत के बारे में ही बताती है जिसे महमूद गजनी ने लिखने के लिए कहा था। अब इसी युद्ध में, मतलब धन के लिए युद्ध में, हम एक और राज्य के बारे में जानते हैं या राजवंश के बारे में जानते हैं। देखिए धन के लिए युद्ध करने वाले राजाओं में चाहमान भी थे। ठीक है, अब इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। अब ये कहाँ थे, तो ये इनका जो क्षेत्र था वो मुख्यतः दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में था। इनका शासन इसी में आसपास में था। इन्होंने क्षेत्र विस्तार करने हेतु संघर्ष जो है गुजरात में चालुक्यों से किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़वालों से हुआ। अब इस वंश के बारे में ना, जो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय था। इसी पृथ्वीराज तृतीय को हम पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं। अभी एक पिक्चर भी आई थी पृथ्वीराज चौहान, आपने वो भी देखी होगी। इन्होंने जो है वो 1168 से लेकर के 1192 तक शासन किया और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के ही समय में जो चाहमान वंश था या इसी को चौहान वंश भी कहते हैं, इससे बड़ी ही ख्याति अर्जित की, बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली से अजमेर तक और भी सकल भारत में जो है इनके बारे में चर्चाएं होने लगी। अच्छा, इसी समय जो है सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक एक अफगान शासक था जो भारत पर आक्रमण करता है। अब इसने भी जो है चौहान वंश के बारे में समझा था, और चूंकि चौहान वंश जो था वह मुख्यतः दिल्ली और अजमेर मतलब राजस्थान के इलाके में था, और दिल्ली में पैसा बहुत था, राजस्थान के पास भी था, गुजरात में भी मंदिर थे। तो मोहम्मद गौरी जो है वो अफगान का शासक रहता है, वो अटैक करता है। जो उसका पहला अटैक होता है वो 1191 में वो पहला जो है अटैक करता है, पहला युद्ध करता है। इसी युद्ध को हम बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। अब एक तरफ सेना खड़ी थी पृथ्वीराज चौहान की और दूसरी तरफ सेना खड़ी थी मोहम्मद गौरी की। तराइन का क्षेत्र था, तराइन की भूमि थी, दोनों सेनाएं आमने सामने थी। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही वीर योद्धा थे। जब तराइन का पहला युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को परास्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी को मारते नहीं। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं मारते,
तो राजपूत जो थे वो ऐसा कहते थे कि हम पीठ पे वार नहीं करते। अब चूंकि हारने के बाद मोहम्मद गौरी भाग रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान कहे कि हम तुम्हारी पीठ पे वार नहीं करेंगे, तुम फिर आना और हम फिर युद्ध करेंगे। इस एक छोटी सी जो है गलती पृथ्वीराज चौहान के लिए आगे आने वाले समय में कितनी घातक साबित होती है, आइए हम वो देखते हैं। आता है दूसरा साल 1192 का। एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेनाएं उसी तराइन के मैदान में आमने सामने आती हैं और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान के ही समानांतर उनके ही मित्र एक शासक थे, जयचंद्र। जयचंद्र की बेटी थी संघमित्रा। ऐसा कहा जाता है कि संघमित्रा पृथ्वीराज चौहान की जो लोग जो प्रशंसा करते थे या उनकी जो ख्याति थी उससे इतनी प्रभावित थी कि वो उनसे प्रेम करने लगती हैं। जयचंद्र को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, तो जयचंद्र जो है वो संघमित्रा का स्वयंवर रखते हैं। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है तो पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र के राज्य में घुस के ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि उनको उठा ले जाते हैं स्वयंवर से। इसे जयचंद्र बहुत हताहत होते हैं, उनकी बड़ी बेइज्जती होती है। अब जयचंद्र ये सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना है और जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान की सारी खुफिया जानकारी लेकर के चले जाते हैं मोहम्मद गौरी के पास और मोहम्मद गौरी को सब कुछ, उनकी हर कमजोरी पृथ्वीराज चौहान की जयचंद्र के द्वारा पता चल जाती है। और यही एक कारण था कि 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दो सेनाएं हैं, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना खड़ी है और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की सेना, और ये भयानक युद्ध हो रहा है। आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि सर ये तराइन था कहाँ? तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा दिल्ली और दिल्ली के बगल में है हरियाणा। हरियाणा में ही तराइन था। तो आपसे पूछा जाए कि तराइन का युद्ध कहाँ हुआ, तो मेनली आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा में तराइन था, वहीं पे तराइन का युद्ध होता है। तो यहाँ हमने समझा चौहान वंश के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में, पाल वंश के बारे में, गुज्जर पथियान वंश के बारे में और तराइन के युद्ध के बारे में कि तराइन का प्रथम युद्ध कैसे हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कैसे हुआ, मोहम्मद गौरी कौन था, महमूद गजनी कौन था। हमने ये सारी बातें कवर की। अब जब ये सब चल रहा था तो ये तो बात हमने की नॉर्थ इंडिया की, मतलब मुख्यतः उत्तर भारत की, लेकिन इसी समय दक्षिण भारत में भी एक ऐसा वंश था जो अपनी ख्याति अर्जित कर रहा था और यह वंश था चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो उरैयूर थी। उरैयूर से तंजावुर तक होता क्या है, चोल जो है वो प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। पल्लव जो है वो दक्षिण भारत का एक बड़ा ही शक्तिशाली राज्य था। पल्लवों के ही ध्वंसावशेष पर चोल वंश ने अपनी नींव रखी थी। धीरे धीरे क्या होता है कि कावेरी डेल्टा जो था, मतलब जो कावेरी नदी का जो डेल्टा था, उसे मुट्टुरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी और ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत थे। होता क्या है फिर कि उरैयूर के जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय थे, उन्होंने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टुरियार को हराकर इस कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया और वहां पर तंजावुर शहर और एक मंदिर बनवाया। ठीक है। अब विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने अपने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लवों के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए थे। जैसे जैसे चोल वंश बढ़ता गया वैसे वैसे अलग अलग राज्यों को इन्होंने अपने में मिलाते चला गया। अब ये है चोल वंश का एरिया, जहाँ चोल वंश का शासक था। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा एक जगह तंजावुर। तो
ये है तंजावुर। अब ये एरिया जो है यही है मुख्यतः चोल वंश का एरिया, यहाँ पे चोल वंश ने शासन किया। अब चोल वंश के बारे में यह कहा जाता है कि जो चोल वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो आया राजा राज प्रथम या राज राज प्रथम। अब इसे सबसे प्रतापी क्यों बोला जाता है, ये भी बात होगी। तो ये पहला राजा था चोल वंश का जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को पे अटैक किया और उसे जीत लिया। अब श्रीलंका को जीतने के बाद इसने अपनी राजधानी जो है तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अब आप कहेंगे सर वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये देखिए ये है वृद्धेश्वर मंदिर, इतना विशाल मंदिर है। इसकी स्थापना कराई राजराज ने। और इसने जब श्रीलंका को जीता तो इसने माबुडी चोल की उपाधि धारण की। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि माबुडी चोल की उपाधि किसने धारण की, तो ये था राजा राज। अब इसके बाद जो है एक राजा था राजेंद्र प्रथम। ऐसा कहा जाता है कि ये राज से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा और प्रतापी राजा था। राजेंद्र प्रथम राज का बेटा था। जब यह जो है चोल वंश की गद्दी पर बैठता है तो चूंकि इसके पिताजी ने श्रीलंका के सिर्फ उत्तरी भाग को जीता था, लेकिन इसके सपने बड़े थे और यह श्रीलंका को फिर से अटैक करता है और इस बार ये पूरी श्रीलंका को जीत लेता है। और श्रीलंका की जो राजधानी थी उस समय अनुराधापुर, उस पर आक्रमण करता है और वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लेता है। अब और वहां से ऐसा कहा जाता है कि इसने कई सारे जो है दासों को भी लेके आया। अब एक बार क्या होता है कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राजेंद्र प्रथम के एक सलाहकार बताते हैं कि साहब बंगाल जो है एक राज्य है, वहां पे एक नदी बहती है गंगा, जिसे कहा जाता है कि बड़ी ही पवित्र नदी है। अब राजेंद्र प्रथम जो है बड़ा ही उत्साहित होता है कि भाई ऐसी क्या पवित्र नदी है, चला जाए इसको देखा जाए। अब ये जाता है बंगाल। बंगाल के शासक थे महिपाल, उससे इसका युद्ध होता है। उस युद्ध में बड़ी ही क्रूरतापूर्वक राजेंद्र प्रथम महिपाल के सभी लोगों को काट के रख देता है और महिपाल को पराजित कर देता है। और जब पराजित कर लेता है तो उपाधि धारण करता है गंगई कोंड की। तो आपसे पूछा जाए कि गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की, तो आप उसका आंसर देंगे राजेंद्र प्रथम की। जब महिपाल उससे पूछता है कि साहब आपको क्या चाहिए, आप मुझे मारिए मत, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, तो राजेंद्र प्रथम बड़ा ही हंसते हुए कहता है कि अरे पगले, मुझे तो बताया गया था कि यहाँ कोई गंगा नदी बहती है जिसका जल बड़ा ही पवित्र है, मैं तो उस गंगा जल के लिए ही आया था। अब आप सोचिए ये कितनी ही हास्यास्पद बात है कि एक सीसी गंगा जल के लिए राजेंद्र प्रथम ने पूरे साम्राज्य को निस्तो नाबूद करते हुए हजारों लोगों की हत्या कर दी। तो अब वहां से वो महिपाल को हरा करके और गंगा जल लेके आता है और अपनी राजधानी के बगल में जो है एक नया शहर बसाता है जिसे गंगई कोंड चोलपुरम कहते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि गंगई कोंड चोलपुरम कहाँ है, तो आप कहेंगे कि राजेंद्र प्रथम द्वारा बसाया गया एक शहर था जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। अब इस शहर में जो है यह एक तालाब भी बनवाता है और उसमें जो ये बंगाल से गंगा जल लाया रहता है उसको मिलवा देता है और इस तालाब का नाम रखता है चोल गंगम। तो दो चीजें हमने जानी कि गंगई कोंड चोलपुरम जो है वो एक शहर था जो राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था और चोल गंगम एक तालाब था जिसमें इसने गंगा जल मिला करके अपनी राजधानी के मतलब गंगई कोंड चोलपुरम के बगल में बनवाया था। अच्छा, इसने इतना ही नहीं किया, राजेंद्र प्रथम के सपने बहुत बड़े थे और ऐसा कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम के ही समय पे चोल वंश अपनी पराकाष्ठा पर था। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली राजा था कि इसने जहाँ भी आक्रमण किया उसे जीता।
इसने सिर्फ श्रीलंका और बंगाल तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, इसने इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किया और वहां के जो शासक थे उस समय शैलेंद्र, उनको पराजित किया। तो अब आप सोचिए कि जो राज्य एक छोटे से राज्य, जो एक राजवंश एक छोटे से राज्य से उदित हुआ, वो बंगाल से लेकर के और इंडोनेशिया तक अपने राज्य का विस्तार कर रहा है। अब ऐसे करते करते राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो जाती है और इस वंश के अंतिम शासक बनते हैं राजेंद्र तृतीय, और इनके बाद जो है यह वंश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब ये आप देख पा रहे होंगे, यही है वो मंदिर और यही शहर है जिसे हम कहते हैं गंगईकोंड चोलपुरम। इस मंदिर के बगल में जो आप तालाब देख रहे हैं, यही तालाब है चोलगंगम। ये देखिए, इस तालाब का एक और छोटा सा आप व्यू देख पा रहे हैं, लिखा है द ग्लोरी ऑफ चोला अंपायर चोलगंगम लेक। अब मैंने आपसे बताया कि राजेंद्र प्रथम ने इंडोनेशिया पर आक्रमण करके जीता, तो इस मैप में आप इंडोनेशिया भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, ये वाला एरिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एरिया था, ये वाला जहाँ चोल साम्राज्य था, और ये एरिया है जहाँ पे उसने अपना अधिकार किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ही विशाल साम्राज्य स्थापित किया इन्होंने। अब चूंकि चोल वंश जो था वो बंगाल की घाटी, अरब सागर दोनों तरफ से, दोनों से लिंक था, तो इस वंश को या इस राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो नौसेना। तो ऐसा कहा जाता है कि चोल वंश की जो नौसेना थी वह सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, और चोल वंश की नौसेना को जो सबसे शक्तिशाली बनाया गया वो राजेंद्र प्रथम के ही समय में बनाया गया था। अब चोल वंश के समय में शिव मंदिरों का भी निर्माण हुआ था जो द्रविड़ शैली में बने थे। अब इस द्रविड़ शैली को ही विमानन शैली भी कहते हैं। अब ये द्रविड़ शैली क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हमने इस पूरी वीडियो में समझा कि चोल वंश जो कैसे पहले पल्लवों के सामंत थे, उन्होंने इतने बड़े राजवंश की नींव रखी, कैसे राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ, कैसे गुज्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ, कैसे पाल वंश एक ऐसा मजबूत वंश था बंगाल में। तो यहाँ हमने समझा सामंती व्यवस्था के बारे में। अभी हमने जितने भी राजवंश पढ़े वो पहले सामंत थे और सामंत से ही उन्होंने एक इतने प्रख्यात वंश की नींव रखी, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे शक्तिशाली अगर बोला जाए तो चोल वंश ही था। तो ये था आपकी चैप्टर 2 हिस्ट्री की, एनसीईआरटी के चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य के बारे में। होप करता हूं कि इस वीडियो से आपके पूरे जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब इस चैप्टर में जैसे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं आंसर तो नहीं बताऊंगा, बट जो क्वेश्चंस हैं जैसे त्रिपंजी संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे अभी हमने पढ़ लिया। तो चाहमान के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख राज्य कौन से थे, जैसे चौहान हमने पढ़ा, राजस्थान जैसे अजमेर और दिल्ली। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। तो होप करता हूं कि इस वीडियो में आपके सभी आंसर्स का उत्तर आपको मिल गया होगा या मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट की धीरे धीरे चैप्टर वाइज वीडियोस आती रहेंगी। मैं कोशिश करता रहूँगा कि अपनी समझाने की प्रक्रिया को और सरल बना सकूँ। मैं वैसे ही इसको जितना सरल बना सकता हूँ बना के चल रहा हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा कि इसे और सरल बना सकूँ और आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको समझिए, क्योंकि अगर आज आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आगे चल करके आपको फिर इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रयास ये रहे कि आज जो पढ़े हैं वो फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसी पढ़ाई हो। तो मिलते हैं दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।